हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे देवता में क्या हुआ। अब वो ऐसा नकारा टेप रिकॉर्डर था जिसकी मरम्मत इस दुनिया के किसी कारखाने में नहीं हो सकती थी। मैंने आंखें खोल दी। मैं जिस दुश्मन से इंतकाम लेना चाहता था वो अपने बेटे के हाथों इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मैंने चंद लम्हों के लिए इसे हमदर्दी के तौर पर अपने सर को झुका लिया। दुश्मन से इसलिए हमदर्दी हुई कि वो अपने गुनाहों और गलतियों पर सिद्ध दिल से पछता रहा था। कितने अफसोस की बात है, इंसान अच्छी खासी जिंदगी गुजारने के बाद मौत के करीब पहुंचकर पछताता और तौबा करता है। ऐसे इंसानों से सिर्फ हमदर्दी ही की जा सकती है। मैं पलंग से उतरकर दरवाजे के पास आया, उसे अच्छी तरह हिला जुला कर देखा। वो अंदर से बंद था। हवेली के अंदर जाने वाला अंदरूनी दरवाजा खुला हुआ था। मैं उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ा तो दूर आंगन में शादो नजर आई। वो बूढ़ी माई को सहारा देकर एक कमरे की तरफ ले जा रही थी और बार बार इस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां मैं खड़ा था। दूसरे दिन मुझे वापस जाना था, लेकिन शादो ने वापसी का रास्ता भुला दिया। मैं दूसरे दिन और दूसरी रात भी इसकी भूलभुलैयों में भटकता रहा। इस रोज दूर दूर के जमींदारों तक पटवारी की मौत की खबर पहुंच गई थी। इसके जनाजे को कंधा देने बड़े बड़े लोग आए थे। मैं भी थोड़ी देर के लिए वहां गया था। वहां पुलिस वाले तहकीकात में मसरूफ थे कि इसे किसी ने हलाक किया है या इसने जुनून की हालत में खुदकशी की है। मुझे इससे दिलचस्पी नहीं थी कि वो किस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैंने इसकी मौत पर अफसोस का इजहार किया और वहां से वापस चला आया। तीसरे दिन हवेली से रवाना हुआ तो शादो रो रही थी और मैं इसे पहले ही समझा चुका था कि मेरे पाँव में चक्कर है, मैं कहीं ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, वक्त की तरह बहता चला जाता हूँ। लिहाजा मैं इस हसीना की जिंदगी से भी रंगीन लम्हात की तरह गुजर गया। लाहौर पहुंचते ही फूफी ने पिछले 2 दिनों की रिपोर्ट सुनाई कि किस तरह चची जान ने जहर पीकर खुदकुशी की है और किस तरह पुलिस वाले इनकी लाश उठाकर ले गए थे। शाम को लाश वापस की गई और रात तक कफन दफन की रस्में तमाम हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि पिंडी से गजाला, शाहीना और इनके मामू वगैरह आए हुए हैं और मुझे गजाला और इसके मामू का ही इंतजार था। इन दोनों में से जो भी चोर था वो मेरे 1,25,000 हजम नहीं कर सकता था। अब मैं उसे बदहजमी में मुबतला करना चाहता था। जब मैं चचा जान के वहां ताजियत के लिए पहुंचा तो ड्राइंग रूम में सबसे पहले शाहीना ने मुझे देखा और दौड़ती हुई आकर मेरे सीने से लग गई। वो अपनी माँ की मौत के गम से निढाल हो चुकी थी और थके थके से अंदाज से रो रही थी। चची जान जैसी भी थी, शाहीना इनके किरदार के तारीक पहलुओं से वाकिफ नहीं थी, इसलिए इसलिए एक माँ की जुदाई पर आंसू बहा रही थी। मैं इसके सर पर हाथ फेरकर तसल्लियां देते हुए सोफों की तरफ देख रहा था जहां गजाला और इसके मामू एक सेहतमंद नौजवान के साथ बैठे हुए थे। वो तीनों मेरी जानब देख रहे थे। एक तवील मुद्दत के बाद मेरा और गजाला का सामना हुआ था। वो मेरी शख्सियत को बड़ी हैरत से और बड़ी दिलचस्पी से बल्कि तारीफी नजरों से देख रही थी। बहुत अरसा पहले जब मैं एक दुबला पतला सा नौजवान था और मामूली लिबास में एक मुलाजिम की तरह इस घर में रहता था, इस वक्त भी वो मुझसे बेहद मुतासिर थी और मुझे अपनी रेशमी बाहों का असीर बना लेना चाहती थी। अब भी इसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे खोकर पछता रही है। फिर वो ज्यादा देर तक अपनी जगह बैठी ना रह सकी, फिर मेरी जानब बेख्तियार खींची चली आई। करीब आकर उसने बड़ी बेतकल्लफी से मुस्कुराकर कहा, हेलो फरहाद, ये तुम हो? भाई गॉड, पहचाने नहीं जाते हो? इतना अरसे के बाद तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। ये कहकर उसने मुसाफा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शाहीना मुझसे अलग हो गई ताकि मैं इसे मुसाफा करूं। मैंने इसके गोरे गोरे गुलाबी हाथों को देखा। वो मुसाफा के बहाने मुझे छूने के लिए बेताब थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हें याद होगा गजाला, मैंने पहले भी तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक रात तुमने मुझे बदनाम करके इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं किस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ? मैं समझता था कि वो नादम हो जाएगी, लेकिन उसने तो शर्माना या नादम होना सीखा ही नहीं था। वो बदस्तूर मुस्कुराती हुई बोली, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो फरहाद, पुरानी बातों को भूल जाओ। आओ हम असरनू एक पायदार दोस्ती की इब्तिदा करें। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाहीना ने मेरा बाजू थाम कर इल्तिजा की। हाँ भाईजान, सुलह कर लीजिए, बाजी बहुत अच्छी हैं, आप पिछली बातों को भूल जाएं। क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मैं अपनी गुड़िया सी बहन की बात कैसे ना मानता। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और मुसाफा के लिए गजाला का हाथ थाम लिया। गजाला, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो मुसाफा जरा तवील हो गया। मैं इसके हाथ की नरमी और गर्मी को महसूस कर रहा था। वो एक खेली हुई तजर्बाकार औरत की तरह मेरे हाथ की सख्ती से मेरी मर्दाना सफात का दूर दूर तक अंदाजा कर रही थी। इसकी सोच बता रही थी कि वो मेरे लिए बिखरती जा रही है। फिर इसके मामू आ गए। इनके साथ वो नौजवान भी मेरे करीब आया। गजाला ने इसका तारुफ करवाया, ये मेरे फ्रेंड है मिस्टर कासम किरमानी, पिंडी में इनका कारोबार है। और कासम, ये मेरे कजन फरहाद अली हैं। एक तवील अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। वैसे डैडी ने बताया है कि ये आजकल दौलत से खेल रहे हैं। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कासम से मुसाफा किया। वो मेरी तरह कदावर और सेहतमंद था। हमने इस अंदाज में मुसाफा किया जैसे दो रकीब गजाला की जवानी को जीतने के लिए पंजा लड़ा रहे हों। हम तहजीब के दायरे में हाथ मिला रहे थे, लेकिन अपने अपने हाथ की गिरफ्त से अपनी अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे थे और साथ रस्मी तौर पर कह रहे थे कि हमें एक दूसरे से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है।
हम सब खुश थे, गजाला भी खुशी का इजहार कर रही थी। वहाँ इस अलमिया का पता ही नहीं चलता था कि 2 दिन पहले इस घर की एक अहम हस्ती मौत को गले लगा चुकी है। वहाँ सिर्फ एक शाहीना उदास थी। मैंने पूछा, चाचा जान कहाँ है? अपने कमरे में है, गजाला ने मुंह बनाकर कहा। मम्मी की मौत का मुझे भी सदमा है, लेकिन रोने पीटने से मम्मी वापस तो नहीं आ जाएंगी। डैडी को न जाने कैसा सदमा है, वो रोने की बजाय चिड़चिड़े हो गए हैं। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, गुस्से में चीजें उठा उठा कर फेंकते रहते हैं। तुम इनके पास जाओगे तो बोर हो जाओगे। आओ हम कमरे में चलकर बातें करें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएं, कुछ तो बोरियत दूर होगी। वो मॉडर्न जमाने की जिंदा दिल लड़की थी, जिंदगी की बातें करती थी, मरने वालों को याद करके अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात जाया नहीं करना चाहती थी। चची जान ने बड़ी शानदार औलाद पैदा की थी। तुम ठीक कहती हो, मैंने कहा। हम जरूर कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन चची जान से मुलाकात करना भी जरूरी है, वरना इन्हें शिकायत होगी। तुम कासिम साहब से बातें करो, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। ये कहकर मैं चचा जान के कमरे की तरफ जाने लगा। शाहीना मेरे साथ थी। उसने कहा, बाजी ठीक कहती हैं, डैडी न जाने क्यों चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं मम्मी को याद करके रोती हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं। भाईजान ये सब क्या हो रहा है? मम्मी ने जहर क्यों पिया? वो जिंदगी से बेजार क्यों हो गई थी? डैडी अब इनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं यहाँ के हालात पर जितना गौर करती हूँ उतना ही उलझ जाती हूँ। मैंने इसके शाने को थपक कर कहा, जिन बातों से ज़हन उलझता हो और इनका कोई हल नजर ना आता हो तो इनके मतलब ज्यादा ना सोचा करो। जाओ तुम आराम करो, मैं चचा जान को समझाऊंगा। वो खामोशी से सर झुकाकर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से चचा जान की आवाज सुनाई दी, कौन है? चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान ना करो। चचा जान, ये मैं हूँ फरहाद। कमरे के अंदर जरा देर तक खामोशी रही, फिर दरवाजा खुल गया। वो सामने खड़े थे। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें अंदर को धंस गई थी और सर के स्याह सफेद बाल खिचड़ी हो गए थे। इन 2 दिनों में वो इतने बूढ़े हो गए थे कि पहचाने नहीं जा रहे थे। मैं कमरे में आ गया। उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम अपनी चची की मौत पर अफसोस का इजहार ना करना। मुझे रस्मी गुफ्तगू से नफरत है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तुम बिला झिझक खुशी का इजहार करो। बेशक वो मेरी दुश्मन थी, लेकिन बाज़ औक़ात दुश्मन की मौत पर भी अफसोस होता है। इस वक्त मैं आपकी हालत पर अफसोस करने आया हूँ। जिस बीवी के इशारों पर चलते हुए आप मुझसे दुश्मनी करते रहे, आज इसकी मौत पर ना आप आंसू बहा सकते हैं ना खुश हो सकते हैं। वो मरने वाली आपके आंसू भी ले गई, आपकी खुशियां भी ले गई, और आप एक कमरे में बंद होकर अपनी जिंदगी का हिसाब कर रहे हैं कि आपने अब तक क्या पाया है और क्या खोया है। आपकी ये परेशानी और बदहाली बताती है कि आपने सिर्फ खोया है। अगर कुछ पाया है तो मुझे बताइए। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफे पर गिर पड़े और खाली खाली नजरों से मुझे तकने लगे। मैंने इनकी सोच को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से अब किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था, बल्कि वो नहीं जानते थे कि मैं इनके लिए अब एक मुस्तकिल दर्द सर बन गया हूँ। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने पाया है, एक मुश्किल बदनामी पाई है। लोग पूछते हैं कि मेरी बीवी ने खुदकुशी क्यों की। मैं जवाब नहीं दे सकता, सोचता रह जाता हूँ कि क्या जवाब दूं। कुछ लोग इस मरने वाली के मुतालिक शर्मनाक बातें करते हैं। मैं भी यही सोचने पर मजबूर हूँ कि लोग ठीक ही बदनाम करें। इस औरत ने, इस फाशा ने अपने आशिकों में सारी दौलत लुटा दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ताजुब का इजहार किया, हालांकि मैं जानता था वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने वही कहा, जो बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई वो तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले ये एतराफ़ करता हूँ कि मैं एक मुजरिम हूँ, तुम्हारे बचपन से तुम्हें लूटता आ रहा हूँ। जो कुछ मैंने तुमसे लूट कर अपनी औरत को दिया, इस औरत ने वो माल गनीमत अपने आशिकों में तकसीम कर दिया। आज सुबह मैं इन बैंकों में गया था जहाँ तुम्हारी चची ने लाखों रुपए जमा कर रखे थे। अब वहाँ चंद 100 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं है। कई लाख रुपए इस औरत ने पिछले चंद माह के अरसे में निकाले हैं। बैंकों के खातों से ये बात मालूम होती है कि वो औरत लॉकर से भी लाखों के जेवरात और जरूरी दस्तावेजात निकाल कर किसी के हवाले कर गई है। मैं वाकई अपने माल का हिसाब कर रहा हूँ। मैंने तुमसे नेकी नहीं की, इसके सिले में मेरी बीवी ने मुझसे नेकी नहीं की। हम ये सोचकर बेईमानी करते हैं कि जो होगा वो क़यामत के दिन देखा जाएगा, लेकिन क़यामत से पहले ही क़यामत आ जाती है। वो इज्जत देने वाला और वो जिल्लत देने वाला इसी दुनिया में मुंह काला कर देता है। देखो बेटे, मेरा काला मुंह देखो। मैं 2 दिन से इस कमरे में बंद हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने चेहरे की कालक तुम्हें दिखाऊंगा। फरहाद मेरे बच्चे, मैं सजा चाहता हूँ। अगर तुम सजा ना दे सको तो कम से कम एक बार मेरे मुंह पर थूक दो। वो अचानक ही दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप कर रोने लगे। मैंने इस पत्थर की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो अपनी बीवी की मौत पर नहीं, बेगैरती पर रो रहे थे, जो वो अपने पीछे छोड़ गई थी। इस नाइंसाफी पर आंसू बहा रहे थे जो अब तक मेरे साथ करते आ रहे थे, और इस तबाही और बर्बादी का मातम कर रहे थे जो लाखों रुपए नकद और जेवरात की सूरत में इनकी तिजोरी से निकल गए थे। अब मेरे सामने इनका खाली और खोखला वजूद था, जिसके अंदर शान और शौकत मर गई थी, जिसके अंदर से गुरूर निकल चुका था, और वो बूढ़े दरख्त की तरह आसमान की तरफ सर उठाए रखने की बजाय जड़ से उखड़कर जमीन की पस्ती में झुक गए थे। कुछ भी हो, वो मेरे बुजुर्ग थे।
मैंने इस तरह शर्मसार होकर रोते हुए नहीं देख सकता था। मैं आगे बढ़ा और इनके सामने आकर एक सादतमंद बेटे की तरह घुटने टेक दिए। फिर मैंने इनके हाथों को थामकर कहा, आप मेरे साथ जैसा भी सलूक करते रहे हैं, मैं इसका गिला नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ मैंने खोया था उसे किसी हद तक पा लिया है। दरअसल मैं इस वक्त चची जान की तरफ से सफाई पेश करने आया हूँ। वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, चची जान मेरी दुश्मन जरूर थी, लेकिन आखिरी वक्त पर मेरी भलाई कर गई हैं। मैं नहीं चाहता कि एक बुजुर्ग हस्ती मरने के बाद बदनाम होती रहे, लिहाजा मैं मुकम्मल सबूत के साथ इनकी तरफ से सफाई पेश करता हूँ कि उन्होंने आपसे वसूल किए हुए लाखों रुपए, जेवरात के सेट और जमीनों के असली और जाली दस्तावेजात मुझे दिए हैं। वो हैरानी से और बेयकीनी से मुझे तकने लगे। वो यकीन नहीं कर सकते थे कि चची जान ने असली दस्तावेजात कभी मेरे हवाले किए होंगे। मैंने जेब से इन कागजात की फोटोस्टेट कापियां निकालकर इन्हें दिखाया। वो बड़े गौर से इन कागजात को देखते रहे। मैंने कहा, चचा जान, उन्होंने लाखों रुपए अपने आशिकों में तकसीम नहीं किए। ये इन पर झूठा इल्जाम है। ये तमाम रुपए मेरे पास हैं और वो इस जहाने फानी से कूच करने से पहले तमाम जेवरात भी लॉकर से निकालकर मुझे दे गई हैं। ये कहकर मैं इतनी देर बाद इनके दिमाग को पढ़ने लगा। वो मुझे हैरानी से देखते हुए सोच रहे थे, क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई बेगम ने खुद ही हमारी सारी दौलत इसके हवाले कर दी थी? हमारी दौलत तो नहीं कहना चाहिए, दौलत तो इसी लड़के की है। मैं 2 दिनों से कमरे में बैठा सोच रहा हूँ कि इस लड़के को मैंने बचपन से जो नुकसान पहुंचाया है, इसकी तलाफी कैसे करूं। लेकिन मुझसे पहले ही बेगम ने वो सब कुछ उसे वापस कर दिया जो अब तक इसे छीनते रहे थे। ये यकीन नहीं आता कि बेगम ने अपने किरदार की ऐसी बुलंदी का सबूत दिया है, लेकिन ये कागजात सबूत है और फरहाद खुद ही एतराफ कर रहा है कि लाखों रुपये और जेवरात उसे मिल गए हैं। और ये इस एतमाद से एतराफ कर रहा है कि मैं इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जमीनों के असली और नकली दस्तावेजात इसके कब्जे में हैं और ये अदालत में मेरी जालसाजी का सबूत पेश कर सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर यही सजा होनी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने वो कागजात मुझे वापस करते हुए कहा, ये कागजात दुरुस्त हैं। अब तुम मुझ पर मुकदमा चलाओ और अपनी जमीन और जमीनों से हासिल की हुई दौलत वसूल कर लो। चचा जान, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। आप मेरे बुजुर्ग हैं। आपकी बदनामी हमारे खानदान की बदनामी है। चची जान जो कुछ मुझे दे सकती थी वो उन्होंने दे दिया। अब आप मेरी तमाम जमीन मेरे नाम लिख दीजिए। इस तरह अदालती इंसाफ के बगैर हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये कोठी और दुकानों से होने वाली आमदनी अब भी आपकी होगी। मेरी मेहरबानी और हमदली ने इन्हें इतना मुतासिर किया कि वो फिर रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम कर मेरी पेशानी को बोसा दिया। फिर फरते अकीदत से कहने लगे, बेटा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का खून बोल रहा है। वो भी ऐसे ही रहमदिल और इंसान दोस्त थे और मुस्कुरा कर दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम्हारी चची जान ने मरने से पहले ही खत्तिल मकान तुम्हारा नुकसान पूरा कर दिया था। अब मैं भी वही करूंगा जो तुम्हारी खुशी होगी। वो बहुत देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे कि वो किस तरह तमाम जमीन और जायदाद मेरे नाम मुंतकिल कर देंगे। अब इनकी बातों में कोई खोट न था और ना ही इनकी सोच में कोई फरेब छुपा हुआ था। मुझे भी इत्मीनान हो गया कि चलो ठीक है, सीधी उंगली से घी निकल रहा है। इस दौरान गजाला दोबारा कमरे में आई और मुझे वहां से चलने पर इसरार करती रही। दूसरी बार मैं इसके साथ बाहर आ गया। ड्राइंग रूम में कासिम घूर कर देख रहा था, क्योंकि गजाला मुझसे ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। मुझसे नजरें मिलते ही कासिम ने जबरन मुस्कुराकर कहा, भाई आप बहुत लकी हैं, जब से आप यहाँ आए हैं गजाला आप ही की तारीफें किए जा रही हैं। ये बात नहीं है कासिम, वो इटलाकर बोली, तारीफें तो मैं तुम्हारी भी करती हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि फरहाद से एक अरसे के बाद मुलाकात हुई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने स्मार्ट हो गए होंगे। मैंने जितनी भी तारीफें की थी इनमें बेसाख्तगी थी, बनावट नहीं थी। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं ख्वामखा की लगावट और बनावट की आदी नहीं हूँ। कासिम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम में ये बड़ी खूबी है कि तुम बेयक वक्त कई दोस्तों की दोस्ती का दम भरती हो और इन दोस्तों को एक दूसरे का रकीब बनने पर मजबूर कर देती हो। मैंने कहा, कासिम साहब, मैं तो आपका अपना रकीब नहीं समझता। आप चाहे तो गजाला के साथ तनहा कहीं तफरी के लिए जा सकते हैं। फरहाद, गजाला ने मीठी नाराजगी से देखते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हो? नहीं गजाला, हमारा साथ हमेशा रहेगा, लेकिन कासिम साहब मेहमान हैं, हमें इनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए। वो खुश होकर बोली, हाँ इस लिहाज से तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन हम तीनों तफरी के लिए निकलेंगे। पहले हम प्लाजा में अंग्रेजी फिल्म देखेंगे, इसके बाद शमाना में डिनर खाएंगे और फिर फ्लैश की बाजी होगी। मंजूर है? मंजूर है, कासिम ने हाथ उठाकर कहा। मैंने कहा, शबाना क्लब के मुतालिक मैंने सुना है कि वहाँ वसी पैमाने पर जुआ खेला जाता है। ये मेरा पहला मौका होगा, तो मुझे बता दो कि मुझे कितनी रकम रखनी चाहिए। गजाला ने जवाब दिया, क्लब के मेंबर्स वहाँ कैश लेकर खेलने नहीं बैठते हैं। खेलने से पहले मैनेजर को अपना बैंक अकाउंट दिखाते हैं। इस अकाउंट की हद तक इन्हें खेलने की इजाज़त होती है। हारने पर वो चेक लिखकर दे जाते हैं। दूसरे दिन जीतने वाले को वो रकम क्लब में अदा कर दी जाती है। मैं वहाँ की मेंबर हूँ। मैं मैनेजर को तुम्हारे बैंक बैलेंस की जमानत दूंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, फिर तो मैं बड़ी से बड़ी रकम हारने को तैयार हूँ।
تم کھیلنے سے پہلے ہی ہارنے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے تو پھر میں اس لیے کہ مقابلے پر تم بھی رہو گی۔ کسی حسین لڑکی کو جیتنے کے لیے تاش کی بازی ہارنا پڑتی ہے۔ وہ خوش ہو کر کہہ کے لگانے لگی۔ قاسم کو میرا جواب پسند نہیں آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، اس نے ناگواری سے کہا۔ ذرا ٹھہریے، میں نے کہا، میں اپنی چیک بک لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا اور اپنی کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ چیک بک میرے جیب میں تھی اور دراصل میں ان سے الگ ہو کر قاسم کے ذہن کو پڑھنا چاہتا تھا۔ اس کے بگڑے ہوئے تیور مجھے خیال خانی پر مجبور کر رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ کوٹھی کی طرف بڑھتے ہوئے قاسم کی سوچ پڑھنے لگا۔ وہ ڈرائنگ روم میں غزالہ سے باتیں کر رہا تھا۔ بات کوئی بھی ہو، پہلے وہ دماغ تک آتی ہے پھر زبان تک پہنچتی ہے۔ قاسم کی باتیں اس کی زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کی سوچ کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے غزالہ سے پوچھا، تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ آخر میری غلطی تو بتاؤ۔ غزالہ کے جواب کو قاسم کے ذہن نے ریسیو کیا، اسے میرے دماغ نے موصول کیا، اسے میرے دماغ تک منتشر کیا۔ اس کا جواب تھا، تم غلطی نہیں حماقت کر رہے تھے۔ تمہارے تیور بتا رہے تھے کہ تم فرحاد سے خار کھا رہے ہو۔ اگر وہ کلب جانے سے انکار کر دیتا تو آج اس سے تگڑا مرغا پورے کلب میں نہیں ملتا۔ پتہ نہیں کمبخت کس طرح اتنا دولت مند بن گیا ہے۔ اگر آج تم نے اس کا بینک اکاؤنٹ خالی نہ کیا تو پھر میں تمہارا منہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ ڈارلنگ غصہ تھوک دو، وہ میری حماقت کے باوجود کھیلنے پر آمادہ ہے۔ دیکھتی جاؤ، آج میں اسے کنگال بنا دوں گا۔ میں مانتی ہوں کہ تم مانے ہوئے شاپر ہو، پتے بازی میں تمہارا جواب نہیں، لیکن فرحاد کو میں بچپن سے جانتی ہوں۔ کیا تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ وہ بہت گہری نظر رکھتا ہے۔ اگر اس نے تمہارے پتے بازی کو سمجھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں قاسم نے مجھے ایسی شرمناک گالی دی کہ میں تل ملا کر رہ گیا۔ بعض اوقات خیال خوانی عذاب بن جاتی ہے۔ دشمن کے دماغ میں چھپی ہوئی گندی سے گندی گالیاں سن کر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں مجبور تھا۔ فوراً ہی گالی کے جواب میں اس کی زبان نہیں کھینچ سکتا تھا۔ ویسے میں نے قسم کھائی تھی کہ گالی کا ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد کرے گا۔ اور غزالہ کا تو میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی، اس کا انجام بھی اس کی ماں کی طرح ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوبصورت ناگن آسانی سے مر جائے۔ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ وہ زندہ رہے اور ہر روز مرنے کی تمنا کرتی رہے۔ بہرحال اس وقت میں نے انتقام لینے کا خیال دماغ سے نکال دیا اور یہ سوچنے لگا کہ ایک شارپر کے ہتھ کنڈوں سے مجھے کس طرح بچنا چاہیے۔ اس وقت کوئی مناسب تدبیر ذہن میں نہیں آئی۔ جب میں کار لے کر اپنی کوٹھی کے احاطے سے باہر آیا تو غزالہ اور قاسم بھی اپنی کوٹھی سے نکل آئے تھے۔ غزالہ میرے پاس بیٹھ گئی، قاسم پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ راستے میں یکے بعد دیگرے دونوں کے خیالات پڑھوں گا، لیکن غزالہ میرے کانوں کے قریب ریکارڈ کی طرح بولتی رہی۔ مجھے اتنا موقع ہی نہ ملا کہ ان دونوں میں سے کسی کی سوچ کو پکڑ سکتا۔ سینما ہال میں وہ بار بار مجھے متوجہ کرتی رہی۔ جب ہال میں تاریکی چھا گئی اور فلم کا ٹائٹل شروع ہو گیا تو اسے مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ وہ میرے اور قاسم کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ نیم تاریکی میں اس نے بڑی محبت سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کمبخت کی طرف آپ دل کھچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دل اور چیز ہے، دولت اور چیز ہے۔ میں اسے دل دینے سے پہلے اس کی دولت صاف کروں گی، اسے کنگال بناؤں گی، اسے اپنا محتاج بنا کر رکھوں گی۔ ممی بہت ہی سمجھدار تھی، ضرورت مند نوجوانوں کے آگے ان کی ضرورت کے مطابق پیسے پھینکتی تھی اور انہیں اپنا عاشق بنا کر رکھتی تھی۔ بس آخری وقت وہ سٹھیا گئی تھی، نہ جانے کس کے لیے اپنی تجوری خالی کر دی تھی۔ اگر کہیں 1,25,000 پر ہاتھ صاف نہ کرتی تو وہ رقم بھی وہ کسی کو دے دیتی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں ان کی اولاد ہوں اور ان کے روپے میرے کام آ رہے ہیں۔ وہ 1,25,000 کے متعلق سوچ رہی تھی، میرے روپے چرانے والی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اس کی سوچ میں کہا، اب میں اپنے بینک بیلنس کا حساب کروں گی۔ اس نے چونک کر سوچا، یہ کوئی حساب کرنے کی جگہ ہے، ابھی مجھے فلم دیکھنی چاہیے۔ ہر انسان کے دماغ میں دو طرح کی سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی۔ میں غزالہ بن کر اس کی منفی سوچ میں کہہ رہا تھا، دولت کے سامنے فلم کی کیا اہمیت ہے، فلم تو پھر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے گیم میں اگر فرحاد کا پلہ بھاری رہا تو مجھے کتنی رقم تک کھیلنا چاہیے۔ قاسم کے پاس کیا ہے، وہ کتنی رقم لگا سکتا ہے؟ وہ کیا ہاک رقم لگائے گا؟ غزالہ کی سوچ نے کہا، میں بھی کیسی بے تکی باتیں سوچ رہی ہوں، اس کے کھیل میں میں ہی رقم لگاتی ہوں۔ اب تک وہ جیت میں رہا ہے، جیتنے کے بعد بھی میں اس کی ضرورت کے مطابق جیب خرچ کے لیے 1,000-2,000 دے دیتی ہوں، کبھی اپنی جوانی سے بہلا دیتی ہوں۔ بیچاری ممی مجھے بہت اچھا فارمولہ بتا گئی ہیں، اپنے کام کے آدمیوں کو اسی طرح احمق بنا کر رکھنا چاہیے۔ وہ سوچتے سوچتے فلم کی طرف متوجہ ہونا چاہتی تھی۔ میں نے پھر اس کی منفی سوچ میں فلم سے اس کی توجہ ہٹا دی۔ کئی بار میں نے اس کے ننگے کردار کو اس کی سوچ میں دیکھا۔ یہ بھی پتا چلا کہ قاسم کا پنڈی میں کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کا ذریعہ معاش یہی تاش کا کھیل ہے۔ پہلے بڑی بڑی رقمیں جیت لیا کرتا تھا اور تمام روپے عیاشی میں اڑا دیتا تھا۔ پھر پنڈی کے دولت مند جواری سمجھ گئے کہ وہ زبردست شارپر ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں نے اسے کھیلنا چھوڑ دیا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا اور انہی دنوں غزالہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ غزالہ نے جوانی کے قمار خانے میں اداؤں کی طرف چال چلی اور کوئی رقم لگائے بغیر اسے جیت لیا۔ اب وہ اس کا اسیر تھا، اس کی اداؤں سے بہل جاتا تھا۔
اور وہ جو جیب خرچ اسے دیتی تھی اسے مطمئن ہو جاتا تھا۔ فلم کے اختتام تک میں نے بہت کچھ معلوم کر لیا۔ وہاں سے ہم سیدھے شبانہ کلب پہنچے۔